दोस्तों नमस्कार। कक्षा 7वीं गणित के अगले भाग में आज हम बात करेंगे अध्याय 12 जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। ठीक है, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, और ये हमारा परिचय वीडियो है। इसमें सबसे पहले इसका हम बेस, आपको पता है कि हम पहले इसका परिचय बताते हैं, मेन टॉपिक, उसके बाद प्रश्नावली में एंटर करते हैं। तो ये हमारा परिचय वीडियो है जिसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ लिखा है कि हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और भिन्न संख्याओं के बारे में पढ़ा है पिछले कक्षा में। भिन्न संख्याओं को हम लोगों ने सिर्फ धनात्मक रूप पर ही विचार किया है। भिन्न के बारे में हम जानते हैं कि अंश बटा हर के रूप में लिखी गई संख्याओं को भिन्न संख्या कहते हैं। ये बात तो पता है कि अंश बटा हर के रूप में लिखी गई संख्याओं को भिन्न कहते हैं, जिसमें अंश क्या होना चाहिए, शून्य या कोई धनात्मक पूर्णांक। अंश का मान या तो शून्य हो या कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, उसको हम भिन्न कहेंगे। और हर उसमें होना चाहिए सदैव धनात्मक पूर्णांक, हर कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तब जाके वह हमारा भिन्न होता है। इस अध्याय में हम ऐसी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे जिसका अंश व हर ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है। ठीक है, उसके बारे में समझेंगे। इस अध्याय में हम संख्या पद्धति का और विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसे हम धनात्मक व ऋणात्मक भिन्नों के समूह व उनकी आपसी में संक्रियाएं सीखेंगे। तो मेनली हम इसमें परिमेय संख्याओं के बारे में सीखेंगे इस चैप्टर में। तो हमने पूर्णांक संख्या में देखा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 50 रुपये की वृद्धि को +50 से और 50 रुपये की कमी को किससे, -50 से व्यक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार किसी स्थान से दाहिनी तरफ, मान लीजिए यह स्थान है, इधर से अगर दायां चलेंगे तो उसको प्लस में दर्शाना है, और इस स्थान से अगर बाएं चलेंगे तो इसको माइनस में। किसी स्थान से दाएं ओर की दूरी 10 किलोमीटर को +10 तथा बाएं ओर की दूरी 10 किलोमीटर को -10 से व्यक्त किया जा सकता है। तो इसी प्रकार की अनेक स्थितियां भिन्नात्मक संख्याओं में भी होती है। भिन्न वाले संख्याओं में भी इसी तरह का अनेक स्थिति होती है। जैसे हम समुद्र तल से ऊपर 800 मीटर की ऊंचाई को किलोमीटर में व्यक्त करने पर 800/1000 लिख सकते हैं न, जिसको कटाने के बाद हमारा 4/5 आएगा। 200 से 200 चौके 800, 200 पंचे 1000, 4/5 किलोमीटर होता है, जिसे 4/5 किलोमीटर से व्यक्त किया जाता है। क्या हम समुद्र तल के नीचे 800 मीटर की दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कर सकते हैं? बताइए, क्या हम समुद्र तल से नीचे 4/5 किलोमीटर की गहराई को -4/5 से व्यक्त कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। ऊपर वाली दूरी को प्लस से ले रहे हैं तो नीचे वाली दूरी को हम माइनस से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अतः हम देखते हैं कि -4/5 न तो एक पूर्णांक है, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक होना चाहिए, ये पूरा अंक नहीं है, न तो एक पूर्णांक है और न ही एक क्या है, भिन्न। न ही यह हमारा भिन्न है, क्योंकि भिन्न में हम बोले थे अभी तरह बोले थे, क्या बोले थे, यहाँ पर देखिए कि भिन्न में जो है अंश शून्य या कोई भी धनात्मक हो सकता है, लेकिन हर हमेशा जो है धनात्मक पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो न भिन्न है। ऐसी संख्याओं को सम्मिलित करने के लिए हमें संख्या पद्धति को विस्तृत करने की आवश्यकता है। ठीक है, और इसी नया प्रकार के बारे में जो पढ़ेंगे इसमें, इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अर्थात ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो, जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो। p और q क्या हो, पूर्णांक, लेकिन q का मान कभी भी 0 नहीं हो, लेकिन q 0 के बराबर नहीं हो, तो p/q को हम कहेंगे परिमेय संख्या, जिसमें p हमारा अंश होता है और q क्या है, हर। तो ये ऑब्जेक्टिव में यहाँ से बन सकता है सवाल। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक, लेकिन q का मान 0 के बराबर नहीं हो, तो p/q को परिमेय संख्या कहेंगे, जहाँ p हमारा अंश तथा q हर कहलाता है। तो -4/15 एक परिमेय संख्या है। इसमें ऊपर की संख्या -4 को अंश बोलेंगे, और नीचे की संख्या जो 15 है इसको हम क्या कहेंगे, हर कहते हैं।
अब सवाल यह है कि क्या सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है? प्राकृत किसको कहते हैं? गिनती की संख्याओं को। गिनती हमारा कहाँ से शुरू होता है? तो बोलोगे सर गिनती तो खूब गिने हैं, एक से शुरू होता है। ठीक है, एक से शुरू होता है। तो हमको ये बताइए कि ये प्राकृत संख्याएं हैं, ये परिमेय है कि नहीं? तो बिल्कुल हाँ, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याओं को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। दो को भी हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, दो को दो बटे एक लिख सकते हैं, और क्यू का मान यहाँ 0 नहीं है। ठीक है, इसीलिए सभी प्राकृत संख्याएं हमारा क्या है? परिमेय संख्या। अब अगला सवाल हमारा यह है, क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय है? पूर्ण मतलब क्या? प्राकृत संख्या में जब हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो वो हमारा पूर्ण हो जाता है। तो बताइए ये हमारा परिमेय है कि नहीं है? तो हाँ, सभी पूर्ण संख्याएं जो है परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इसको भी हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 0 को भी लिख सकते हैं 0/1, जहाँ पर 0 हमारा पी हो गया और नीचे में क्यू, क्यू का मान 0 के बराबर नहीं है तो परिमेय हो गया। ठीक है, यहाँ पर दिया है 0 बराबर 0/1, 1 बराबर 1/1, 2 बराबर 2/1, इस तरह से। अब अगला सवाल, क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है? पूर्णांक मतलब -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5 पूरा पूरा अंक होना चाहिए। तो जितना भी पूर्णांक है सभी परिमेय है। ठीक है, क्योंकि सभी पूर्णांक को पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे -3 है तो -3 को -3/1 लिख सकते हैं, -2 को -2/1 लिख सकते हैं, -1 को -1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल, क्या सभी भिन्न परिमेय संख्या है? हाँ, जितना भी भिन्न है सब पी बटे क्यू के रूप में है, इसीलिए हमारा भिन्न भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है, क्या 5/0 एक परिमेय संख्या है? ये देखिए, ये 5/0 हमारा परिमेय होगा कभी? कभी नहीं। बोलो, पूछोगे क्यों सर? क्योंकि इसको हम पी बटे क्यू के रूप में तो लिख रहे हैं, लेकिन क्यू का मान यहाँ पर 0 के बराबर है, जो कि आपको परिमेय संख्या में बोला गया था क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि हर शून्य है। ठीक है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? अब ये सवाल अगर सिर्फ 0 के बारे में पूछेगा परिमेय है कि नहीं है, तो हाँ, 0 हमारा परिमेय है, क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हैं। लेकिन किसी संख्या के नीचे में हर में अगर 0 आ जाएगा तो वह परिमेय कभी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा दिया है समतुल्य परिमेय संख्याओं के बारे में। समतुल्य मतलब समान, सम मतलब समान, तुल्य मतलब बराबर, बराबर परिमेय संख्याओं के बारे में। जैसे -5/8 है, तो इसके बराबर हम क्या क्या लिख सकते हैं? ढेर ही सारा लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो -5/8 में देखिए, 2 से ऊपर भी गुना, नीचे से भी गुना। तो -5 गुना 2 -10, 8 दूना 2 16। हम देखते हैं कि -5/8 वही है जो -10/16, क्योंकि इसको कटाएंगे। देखिए, 2 से 2 पंचे 10, 2/16 हमारा फिर से -5/8 आया कि नहीं आया? एक ही चीज है। ठीक है, तो आराम से लिख सकते हैं, इसको कहते हैं समतुल्य परिमेय संख्याएं। किसी संख्या के बराबर जो है हम ढेरी सारा संख्या, अनंत संख्याएं लिख सकते हैं, इसी को समतुल्य कहते हैं। और समतुल्य निकालने का तरीका है, जो संख्या से ऊपर में गुना करेंगे उसी संख्या से ऊपर में नीचे में भी गुना करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम गुना ही करेंगे, भाग भी कर सकते हैं। ठीक है, भाग करके भी कर सकते हैं, 0 को छोड़ करके। आगे दिया है, हम पढ़े थे, जैसे -5/8 को फिर से 3 उससे ऊपर नीचे गुना किया तो -15/24, इसको फिर से कटाएंगे तो यही हमारा -5/8 ही आएगा, तो इसको समतुल्य कहेंगे। फिर -4 से ऊपर नीचे गुना किया तो माइनस गुना माइनस प्लस, 5 गुना 4 20/8 चौक -32, फिर इसको कटाएंगे वही आएगा। ठीक है, 4 से 4 पंचा 20, 4 8 32, 5/-8, इसको हम -5/8 कह सकते हैं। आगे दिया है, समझ में आएगा पूरी तरह से। इस प्रकार हमारा -5/8 जो है -10/16, -15/24, 20/-32 है। ठीक है, अर्थात ऐसी परिमेय संख्याएं जो परस्पर बराबर हो। ठीक है, जो परस्पर क्या हो? बराबर हो, एक दूसरे के समतुल्य या तुल्य परिमेय कही जाती है। क्या कही जाती है? समतुल्य या तुल्य परिमेय संख्या। यहाँ पर नोट में दिया है, किसी परिमेय संख्या का समतुल्य प्राप्त करने के लिए परिमेय संख्याओं के अंश और हर में समान
संख्या से गुना या भाग करते हैं, समान संख्या से गुना या भाग करते हैं शून्य को छोड़ करके, जैसा कि ऊपर में अभी हम बोल रहे थे। समझ में आ गया होगा आराम से। समतुल्य प्राप्त करने के लिए समान संख्या से ऊपर नीचे गुना करते हैं। एक और उदाहरण दिया है, जैसे 5/-7 बराबर -5/7 है या नहीं, ये पूछा है। तो इसको यहाँ पर चेक करने के लिए दिया है, 5/-7 में ऊपर नीचे -1 से गुना किया है, तो -5 ऊपर हो गया, नीचे में 7। अथवा 5/-7 में यहाँ देखिए -1 से भाग दिया है ऊपर नीचे, तो -1 से भाग दिया तो -5 बार में, और -1 से भाग दिया तो 7 बार में। तो 5/-7 को -5/7 लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों स्थिति में हमारा ये बराबर हो रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। कहता है स्वयं करके देखिए, इसके बराबर लिखना है, 5/4 के बराबर ये दिया है, -8/9 के बराबर आपको लिखना है। तो हम 2 से गुना ऊपर नीचे कर देते हैं, तो -16 बट्टे प्लस का 18, 3 से गुना कर देंगे तो -24/9 या 27 हो गया। इसमें भी 2 का गुना कर लेते हैं, 7 दूना 14, 8 दूना -16, 3 का गुना करेंगे 7 या 21, 8 या 24। इस तरह से एक आप कर लीजिएगा। समान संख्या से गुना या समान संख्या से भाग ऊपर नीचे या अंश और हर दोनों में कीजिए, आपका समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला है निम्न पर विचार कीजिए, इतना 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 इतना, इसमें से ये मान ये मान ये मान, ये 3 मान जो है हमारा धनात्मक परिमेय संख्या, क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या, जबकि ये 3 मान जो है इसको ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर स्पष्ट दिया है कि किसी परिमेय संख्या का अंश और हर दोनों धनात्मक हो तो धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, धनात्मक परिमेय संख्या। अगर अंश और हर दोनों धनात्मक होता है तो उसको हम बोलेंगे धनात्मक परिमेय संख्या। और यदि किसी परिमेय संख्या का अंश और हर में से कोई एक ऋणात्मक पूर्णांक हो तो ऐसी परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या। अंश और हर में से कोई एक अगर ऋणात्मक हो तो उसको हम कहेंगे ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब समस्या यह है कि क्या सर दोनों अगर ऋणात्मक हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे। आपकी समस्या का समाधान यहाँ पर दिया है, दोनों ऋणात्मक कर दिया है, -3/-5 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि -3/-5 को अगर -1 से ऊपर नीचे गुना करेंगे ये प्लस का हो जाएगा, या हम डायरेक्ट इसका माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा 3/5। तो ये तो हमारा धनात्मक हो गया। अतः -3/-5 हमारा क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, आपकी सारी समस्या का समाधान इस परिचय में दिया है। यदि परिमेय संख्या का अंश और हर दोनों धनात्मक पूर्णांक हो या दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हो तो वह धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, या तो दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो, उसको हम धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या का मानक रूप के बारे में थोड़ा सा दिया है कि सुविधा की दृष्टि से परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में संक्रिया की जाती है। परिमेय संख्या का वह सरलतम रूप जिसके अंश व हर में कोई सार्वगुणनखंड न हो। सार्वगुणनखंड मतलब जो दोनों में कॉमन नहीं हो, तथा हर धनात्मक हो। यदि है तो उस गुणनखंड से दोनों अंश व हर में भाग देकर सरलतम रूप में प्राप्त करते हैं। इस प्रकार परिमेय संख्याओं का मानक रूप प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1/2 है, तो इसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे परिमेय संख्या का मानक रूप। ठीक है, अगर HCF सीधा समझिए, अगर HCF आया किसी संख्या का अंश और हर का HCF अगर 1 है, ठीक है, अंश और हर का HCF अगर 1 है तो वह हमारा परिमेय संख्या का मानक रूप होता है। ये आपको 10th क्लास में बहुत ज्यादा जरूरी पड़ता है जब सिद्ध करते हैं √3 एक परिमेय संख्या। समझ में आया। मान लीजिए यहाँ पर 6/8 है, तो ये हमारा मानक रूप में नहीं है, इसको मानक रूप में बदलने के लिए और इसको कटाना है। तो 2 से खिलाएंगे, 2 तिया 6, 2 चौका 8। अब देखिए 3/4 जो हो गया, इसमें अब 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारा मानक रूप में हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ये छोटा सा परिचय था। यहाँ पर ये भरने वाला है, इसको भी भर देते हैं तब खत्म करते हैं आज के एपिसोड को। निम्नलिखित परिमेय संख्या में कौन ऋणात्मक है, कौन धनात्मक और कौन न धनात्मक न ऋणात्मक।
तो यहाँ पर दोनों प्लस है तो ऋणात्मक तो नहीं होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, अगला देखिए, एक ठो माइनस है, हम बोले थे अंश या हर में से अगर कोई एक माइनस है तो वह हमेशा ऋणात्मक होगा, धनात्मक नहीं होगा, ना धनात्मक ना ऋणात्मक। और दोनों यहाँ पर देखिए ऋणात्मक है, इसको हम धनात्मक कहते हैं। अगर दोनों का चिन्ह ऋणात्मक है तो उसको हम कहेंगे ऋणात्मक। ये धनात्मक कहेंगे, ये ऋणात्मक नहीं होगा ना ये होगा। इसमें देखिए हमारा एक माइनस है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, धनात्मक नहीं होगा। 0/5, 0/5 ये हमारा क्या हो जाएगा ये धनात्मक परिमेय हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा। 0, 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, ऑप्शन ये है। इस तरह से हमारा भर गया। ठीक है, ये छोटा सा परिचय था, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। अगले वीडियो में थोड़ा सा परिचय का जो बचा हुआ पार्ट है उसको करेंगे, फिर अगले वीडियो में हम चैप्टर में चलेंगे, क्योंकि बिना बेस के आपका एक भी काम होने वाला नहीं है। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।